नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 10 जून को भड़की हिंसा की। रांची में 10 जून की हिंसा की एनआईए जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। और यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए लिस्टेड है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी थी और इस बारे में पंकज यादव की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर एनआईए जांच का आग्रह किया गया है। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से 10 जून की हिंसा के पूर्व से प्रायोजित होने का आरोप लगाया गया। वहीं एनआईए जांच से हिंसा में शामिल संगठन और फंडिंग का भी पता लगाने की अपील की गई है। तो रांची हिंसा पर आज एनआईए जांच की मांग की याचिका दाखिल की गई थी और इसी पर आज सुनवाई होनी है। अब आपको बताते हैं कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने क्या कुछ सवाल पूछे थे। सबसे पहले सवाल यह किया गया था कि क्या हिंसा की खुफिया रिपोर्ट मिली थी, और अगर रिपोर्ट मिली थी तो क्या कार्रवाई की गई। ये दो सबसे पहले अहम सवाल पूछे गए। और इसके साथ साथ एक साथ इतनी संख्या में यानी कि कुल मिलाकर 10,000 लोग कैसे जुटे और हिंसा में कितने लोगों की जान चली गई, ये तमाम अहम सवाल कोर्ट ने पूछे थे। और रांची हिंसा में कितने लोग घायल हुए, जख्मी हुए, इस हिंसा के दौरान कितने लोगों की हालत गंभीर हो गई, और क्या आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया था और वाटर कैनन का भी प्रयोग हुआ था। ये दो चीजें उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब कहीं हिंसा भड़कती है, ताकि उससे हालात को अस्तर किया जा सके। और हिंसा के बाद क्या अब तक कुछ कार्रवाई की गई, ये तमाम सवाल कोर्ट की तरफ से पूछे गए, जिसका जवाब आज देना है। और आज हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से ये तमाम सवाल इस वक्त सबकी के जहन में है, कोर्ट ने पिछली दफा भी ये सवाल किए थे, आज क्या ये मामला सुलझ पाएगा? एनआईए की कोर्ट में आज सुनवाई है। देखिए, चूंकि एक मामला कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछली सुनवाई में जो कुछ कोर्ट ने पूछा था, उन तमाम सवालों को जवाब जो है राज्य सरकार को देना है। और एक अहम सवाल उसमें यह था कि जिस तरीके से 10,000 लोग अचानक राजधानी की सड़कों पर उतर आए थे और अचानक ये सब नहीं हुआ, बिल्कुल सुनियोजित ढंग से हुआ था, जो कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने अपनी जनहित याचिका में इसका जिक्र किया है। और साथ ही कहा है कि चूंकि ये सुनियोजित ढंग से किया गया है, लिहाजा इसके पीछे एक बड़ी फंडिंग का भी मामला आ सकता है। लिहाजा एनआईए के जांच के साथ साथ इसकी जांच जो है आईटी और ईडी से भी करवाई जाए, तो इसको लेकर याचिका दाखिल की गई है। और तमाम चीजों को लेकर कोर्ट ने कहा था कि आप एफिडेविट के माध्यम से इसको जवाब दीजिए कि वास्तव में इंटेलिजेंस की खुफिया विभाग की रिपोर्ट क्या थी, अगर आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट थी तो उसको लेकर आपने क्या तैयारी की थी। और एक हिंसा जब भड़कती है, अचानक 10,000 लोग सड़क पर उतरते हैं, तो उसको लेकर आपकी तैयारी की थी। आपने वास्तव में फायरिंग अगर हुई है तो कितनी राउंड फायरिंग हुई है, कितने लोगों की जान गई है, तमाम चीजों को, हिंसा किस तरीके से भड़की और आपकी ओर से क्या तैयारी थी, आपने कैसे निपटा उससे, तमाम चीजों की जानकारी आज कोर्ट में राज्य सरकार को देनी है। और बात उन्हीं से आगे बढ़ेगी जहां पिछली सुनवाई में बात रुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय, तमाम जानकारी के लिए। और राष्ट्रपति चुनाव में किस प्रत्याशी को समर्थन दिया जाए, इस मुद्दे पर जेएमएम ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस मामले में जेएमएम ने 25 जून को पार्टी की बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के सभी सांसद और विधायक शामिल होंगे। रांची में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समर्थन में हर एक बिंदु पर चर्चा की जाएगी। और दरअसल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम के सामने दुविधा की स्थिति दिख रही है। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया, जो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। वहीं पहली बार सर्वोच्च पद के लिए किसी आदिवासी को प्रत्याशी बनाया गया है। और इधर महागठबंधन की अगर बात कर ले तो इनकी ओर से यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया है। महागठबंधन में भी जेएमएम भी शामिल है। और ऐसे में जेएमएम गठबंधन धर्म का पालन करेगा या फिर आदिवासी समाज की पहली प्रत्याशी को समर्थन देगा, इस पर क्या कुछ फैसला आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम किसे अपना समर्थन देगी, इस पर फैसला 25 जून को होने वाला था और बैठक में भी किया जाएगा। हालांकि जेएमएम की ओर से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने की संभावना ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि अगर पुनर्विचार के लिए बैठक बुलाई गई है तो फैसला भी अच्छा ही किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा।
माननीय हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी बैठक करके इस पर फैसला लेगी। निश्चित तौर पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस हुई होगी और इस कारण बैठक आहूत की गई है और बैठक में जो सर्वसम्मत निर्णय होगा वो सब आप लोगों के सामने आएगा। मुझे लगता है जो भी निर्णय होगा वो झारखंड हित में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हित में, झारखंडियों के हित में और सर्वोपरि देश के हित में लिया जाएगा। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस की नजर जेएमएम के फैसले पर टिकी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि राष्ट्रपति के दोनों ही उम्मीदवार अच्छे हैं, लेकिन सवाल राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई की है। ये लड़ाई उड़ीसा बनाम झारखंड या आदिवासी बनाम गैर आदिवासी के बीच की नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद की गरिमा को बचाए रखने पर कांग्रेस का ज्यादा जोर है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे मुहिम राज्यपाल रही हैं। जसवंत सिन्हा जी का एक बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा है बतौर विदेश मंत्री, बतौर वित्त मंत्री। लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई होती है, कौन किसको उम्मीदवार बना रहा है उस पर सारी बातें तय होती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को मैदान में उतारा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष के भी साझा उम्मीदवार के रूप में जसवंत सिन्हा जी को हम लोगों ने उतारा है। और ये कोई लड़ाई उड़ीसा बनाम झारखंड और आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की नहीं है। ये बहुत बड़ा गरिमामयी पद होता है। हमें लगता है कि ये आकलन का ये तरीका नहीं होना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं मांडर में हुए उपचुनाव की। मांडर विधानसभा उपचुनाव में 60% वोटिंग के बाद अब सभी प्रत्याशियों को इंतजार है 26 जून का, जब ईवीएम का लॉक खुलेगा और मतों की गिनती के बाद विजेता का फैसला होगा। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की के बीच की है। मांडर के दंगल में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 60% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। मांडर के करीब 3,54,000 मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। वैसे तो प्रदेश की इस एकमात्र सीट के लिए हुए चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के बीच है। निर्दलीय देव कुमार धान ने भी ताल ठोककर मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। चुनाव में किसे जीत मिलेगी, इसका फैसला 26 जून को मतों की गिनती के बाद ही हो पाएगा। तो सभी गतिविधियां अच्छा से नियमानुकूल गई थी। सभी वोटर है उसका धन्यवाद का पात्र है। सभी पोलिंग ऑफिसर भी है, वो भी अच्छा से चुनाव का संपन्न किया। तो मांडर उपचुनाव में कुल 14 उम्मीदवार हैं। इसमें कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की प्रत्याशी हैं, जबकि बीजेपी से गंगोत्री कुजूर चुनाव मैदान में हैं। पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी हैं शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। पिता बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद वो चुनाव मैदान में उतरी हैं, जबकि झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य गंगोत्री कुजूर ने 2014 में मांडर सीट से बंधु तिर्की को हराया था। 2006 में वे सूचना आयुक्त के पद पर भी रह चुकी हैं। सियासी नजरिए से मांडर सीट काफी अहम है। 2019 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी, लेकिन तब जेवीएम से बंधु तिर्की 92,491 वोट लाकर ये सीट जीत ले गए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक बंधु तिर्की की विधायकी खत्म हो गई। ऐसे में सीट पर कब्जा जमाए रखने के लिए तिर्की ने कांग्रेस से अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की पर दांव खेला है, जबकि बीजेपी ने अपनी पुरानी नेता गंगोत्री कुजूर को चुनाव मैदान में उतारकर मांडर के रण को महिलाओं का दंगल बना दिया। वैसे मांडर की जंग कौन जीतता है, इसका फैसला तो 26 जून को मतों की गिनती के बाद ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मांडर उपचुनाव में जीत का दावा किया है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी और एआईएमआईएम ने षड्यंत्र रचा था और उसका जवाब जनता ने दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो नेता मांडर उपचुनाव में प्रचार के लिए गए भी नहीं, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने दावा ये किया कि मांडर में कांग्रेस ही आ रही है। भाजपा का और एआईएमआईएम का साठगांठ था, वो जनता के बीच प्रदर्शित हो गया था और जनता ने निर्णय ले लिया है। अब ये अलग बात है कि जब कोई बात नहीं समझ में आती है तो वो लोग सीपी सिंह से बयान दिलवा देते हैं। अगर इतने कॉन्फिडेंट हो तो कम से कम दीपक प्रकाश जी को बयान देना चाहिए था, जो बाबूलाल जी लगातार वहाँ दौड़ा कर रहे थे। जो सीपी सिंह वहाँ गए ही नहीं, तो उनको कैसे पता चल गया कि जीत रहे हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा गंभीरता के साथ सभी चीज़ों को समझ करके ही कोई बयान देना चाहिए। हम जीत रहे हैं, आ रही है कांग्रेस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित देवघर दौरे से पहले देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 180 सीटर फ्लाइट का सेकंड ट्रायल हुआ। देवघर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई और इस दौरान 2 बार लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रक्रिया चली। इस विषय में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर अब जल्द ही हवाई मार्ग से भी जुड़ने जा रही है। लगातार देवघर एयरपोर्ट का कार्य शुरू है, जिसमें कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एटीसी बिल्डिंग बनकर तैयार है, रनवे बनकर तैयार है और बीते दिन 7 जून को जो है सफल इंडिगो का टेक ऑफ और लैंडिंग सफलतापूर्वक भी कराया गया। वहीं आपको बताते चले कि देवघर एयरपोर्ट का संभावित जो है 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहीं बीते दिन दूसरी बार इंडिगो का फ़्लाइट का ट्रायल कराया गया, जिसमें कि 2 बार टेक ऑफ और 2 बार लैंडिंग कराई गई। ये सभी चीज़ें शाम के वक्त हुई, जब रनवे का लाइटिंग जला दिया गया था, एटीसी का लाइटिंग जला दिया गया था। वहीं पर एटीसी बिल्डिंग में जो है डीजीसीए के मेंबर वहीं पर एटीसी बिल्डिंग में मौजूद थे, जो कि एटीसी बिल्डिंग से ही सारी चीज़ों का जायज़ा और निरीक्षण कर रहे थे, ताकि जो है जो भी अगर कोई परेशानियाँ आती हैं उसे तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। लेकिन आपको बताते चले कि ये दूसरी बार जो इंडिगो का 180 यात्रियों वाला विमान सफलतापूर्वक जो है लैंडिंग और टेक ऑफ करा दिया गया है। और जो कयास लगाया जा रहा है संभावित जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचेंगे और देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर ये सारी तैयारियां चल रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और एक ओर जहां अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध का दौर चला था, वहीं दुमका में एनसीसी की 4th गर्ल्स बटालियन की कैडेट्स कड़ी ट्रेनिंग में जुटी है, ताकि वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाकर अग्निवीर बनकर देश की सेवा कर सके। ये छात्राएं हैं एकलव्य आवासीय स्कूल काठी जोरिया की, जो आर्मी ऑफिसर की मॉनिटरिंग में राइफल से फायरिंग की ट्रेनिंग ले रही है। टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के अभ्यास में जुटी ये कैडेट्स दुमका में स्थापित एनसीसी गर्ल्स बटालियन की कैडेट्स हैं, जो मुख्य धारा से जुड़कर राष्ट्र की रक्षा के लिए खुद भी जुटी हैं और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर रही है। अग्निपथ योजना की कैडेट्स ने सराहना की है और साथ ही कम उम्र में राष्ट्र रक्षा का अवसर मिलने को बेहतर मौका बताया है। वहीं एनसीसी के साथ ही आर्मी के अधिकारियों ने भी युवाओं से अग्निवीर बनकर देश सेवा में जुटने की अपील की। इसमें एनसीसी में हूँ और मुझे लगता है कि मैं पहले जैसी थी अब नहीं हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिले। मैं अपनी पर्सनालिटी में सुधार लाई। मुझे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत डर था, मैं वो सुधारी। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अगर कोई युवक युवतियाँ जाकर अपनी योगदान देते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मुझे एनसीसी से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। एज ए एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ युवा से, आप समझिए, पहले किसी के बहकाव में मत आइए और इसका एडवांटेज लीजिए। आप मैट्रिक दे रहे हैं और आपको नौकरी मिल रही है, ऐसा अवसर देगा कौन? ये हिंदुस्तान है, इंडिया है, इंडिया में ही मिलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी आप सबसे कि आप इसका जो कॉलेज के बच्चे हैं वो 21 साल की उम्र को सेवा को पार कर चुके होते हैं जनरली, सो उनके लिए कम मौका होता है। लेकिन जो स्कूल में पढ़ रहे हैं 10 और 10th +2 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता है। और हमारे जो जूनियर विंग के जो स्कूल्स हैं जहाँ पे एनसीसी चल रही है, हम उन बच्चों के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं एनसीसी के माध्यम से, ताकि वो भारतीय सेनाओं को ज्वाइन कर सकें।
और रांची के रिम्स अस्पताल में महिलाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। राजधानी स्थित रिम्स में पुराने सेंट्रल इमरजेंसी वार्ड को ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट करने के बाद लेबर रूम को शिफ्ट किया जा रहा है। 1 से 2 दिनों के भीतर पुरानी सेंट्रल इमरजेंसी को रेनोवेट करने का आदेश जारी कर दिया गया और इसके बाद इसे लेबर रूम के रूप में विकसित करने के लिए उसी के अनुकूल व्यवस्था की जाएगी। लेबर रूम में ओटी के अलावा 10 बेड की भी व्यवस्था की जाएगी। वहां गर्भवती महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में लेबर वार्ड की सुविधा है और ये सालों साल से यहाँ पर फंक्शनल है और काम करा जा रहा है। यहाँ पर बता दें कि लेबर वार्ड में कम से कम 50 से ऊपर बेडिंग्स हैं और यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अगर है तो ये रिम्स अस्पताल के 4थे तल्ले पे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि अस्पताल का लिफ्ट खराब है, जिसके वजह से जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको ऊपर तक स्ट्रेचर से दूसरे रास्ते के माध्यम से लाना पड़ता है और लिफ्ट नहीं है तो उनको बड़ी परेशानी होती है और रिस्क फैक्टर भी है। और इसके साथ खुशी की बात यह है कि रिम्स अस्पताल में आधी लेबर वार्ड को नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट किया जा रहा है, जहां महिलाओं को सुविधा होगा। दीदी, लेबर वार्ड जो है वो नीचे शिफ्ट किया जा रहा है, आराम होगा? जी, हम लोग के लिए बहुत आराम होगा और सीढ़ियों से चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है महिलाओं को। गर्भवती महिलाएं हैं, दिक्कत भी होता है, 4था तल्ला में स्ट्रेचर से लाना पड़ता है। वही अब आप लोगों को सीधा गेट खोलेंगे और अस्पताल के अंदर लेबर वार्ड मिल जाएगा। ये कैसा आराम है? बहुत सुविधा है हम लोग के लिए। कब से मरीज भर्ती है आपका? कल से। क्या नाम आपका? जयंती। तो वहीं आपने देखा कि कई लोग हैं जो पूरे राज्य भर से दूर दराज से अपने मरीज को यहाँ पर लेकर अर्जेंसी में आते हैं। कई जिलों में अगर जहाँ सुविधा नहीं होती है तो अपने गर्भवती मरीजों को लेकर रिम्स अस्पताल आते हैं और उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि रिम्स का जो लेबर वार्ड है वो नीचे के फ्लोर में शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक एंट्रेंस के सामने, जहाँ उनको अब सीधा सुविधा होगी। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और गोड्डा जिले के महागामा स्थित डहुआ निवासी जगदीश शाह ने 10वीं की परीक्षा में 96% अंक लाकर जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया। संसाधनों के घोर अभाव के बाद भी जगदीश की इस उपलब्धि से उसके परिजनों में खुशी है। जगदीश के पिता रामा शाह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मुश्किल हालातों में भी टॉपर के लिस्ट में शामिल जगदीश का सपना इंजीनियर बनने का है। हालांकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे अपने भविष्य की चिंता सता रही है। गोड्डा जिले में 7वां नंबर जिसका आया है, यानी कि कल 10वीं का रिजल्ट आया है और जिसने 7वां नंबर स्थान प्राप्त किया है, उनके घर पर इस वक्त हम हैं। और उनके घर की बदहाली ये है कि उनके घर में ना बिजली है, ना उनके पास खाट है जिस पर बैठकर वो पढ़ सके। घर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कहा है कि इतनी बदहाली की स्थिति है कि शायद ही कोई सोच सकता है। और अब उसका कहना है कि जब हमने करीबन 96% नंबर लाया है 10वीं में, तो अब आगे पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर भी उसके मन में असमंजस है। आप देखिए कि कितना छोटा सा उसके घर के अंदर गेट है और इस गेट से जैसे ये मुंह पर चढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर वो लड़का है जिसने 96% नंबर जरूर लाया, लेकिन आने वाले भविष्य में वो पढ़ाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप देखिए घर अंधेरा है क्योंकि इसके घर में बिजली नहीं है और जब हम ऊपर आते हैं तो आपको पता चलेगा कोई खाट नहीं, कोई चौकी नहीं, बल्कि बोरियों से बनाया हुआ इसका बिस्तर है और उसी बिस्तर पर बैठ कर ये पढ़ता है। ये वो बिस्तर है जिस पर ये पढ़ता है और यहीं से पढ़कर इसने 96% नंबर लाया है। बदहाली की जिंदगी है और ये बताता है कि इसके पिताजी जो है मजदूरी करते हैं और मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से इसने पढ़ा था और यहाँ तक का सफर इसने तय किया, लेकिन आगे का सफर आखिर कैसे तय करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ है। क्या नाम हुआ आपका? वो पहले। मेरा नाम जगदीश कुमार शाह हुआ। कितना प्रतिशत नंबर है आपका? 96%। तो अब क्या सोचे हो कि इतना मतलब बदहाली में पढ़ते थे, कितना मुश्किल होता था पढ़ना? मुश्किल तो बहुत होता था, जिसको मतलब कहा नहीं जा सकता है। मतलब मुश्किल बहुत, जैसे कि प्रकाश का हो गया, जैसे कि मेरे घर में बिजली नहीं है तो मतलब रात में पढ़ने के लिए बहुत मतलब तकलीफ होता था। मैं तो एक छोटा सा देखने राइट जो है इसी के माध्यम से तो आगे तो मैं सोचा हूँ कि मतलब IIT जो JEE होता है ना, तो मतलब उसका तैयारी करना चाहता हूँ। कितना प्रतिशत मार्क्स आया आपको? 96, 480 नंबर। किसी में 100/100 भी आया है? हाँ, मैथ में 100/100। तो ये वो बच्चा है जो बदहाली में जी रहा है और करीबन 96% अंक लाने के बाद से ऐसा लग रहा है कि अब इसका उज्जवल नहीं है, क्योंकि स्थिति इसकी इतनी कमजोर है कि पता नहीं आगे चलकर ये पढ़ाई कर भी पाए या नहीं कर पाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसे सहारा मिले और आने वाले समय में ये लड़का और बेहतर करे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।